Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम रोल्स थ्योरम का प्रूफ और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। रोल्स थ्योरम का प्रूफ हम करें उसके पहले आपके लिए कुछ कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। पहला कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ बाउंडेडनेस ऑफ फंक्शंस या फलनों की परिबद्धता। फंक्शन f को बाउंडेड फंक्शन तब कहा जाता है अगर हम रियल नंबर्स स्मॉल m एंड कैपिटल M इस तरीके के निकाल सकें कि फंक्शन की सारी वैल्यूज स्मॉल m एंड कैपिटल M के बीच में हो, तो उस केस में फंक्शन कहलाएगा बाउंडेड फंक्शन। It is bounded below by m and bounded above by capital M। तो ये जो स्मॉल m है, क्योंकि ये फंक्शन की सारी वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू है, इसलिए ये कहलाता है लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन। और कैपिटल जो m जो है ये फंक्शन की सारी वैल्यू से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ये कहलाता है अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन f। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि अगर कैपिटल M अपर बाउंड है तो कैपिटल M से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं, कैपिटल M+1, कैपिटल M+2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, वो सब भी फंक्शन के अपर बाउंड्स होंगे। और स्मॉल m अगर लोअर बाउंड है तो स्मॉल m से छोटे जितने भी नंबर हैं M-1, M-2 एक्सेट्रा, आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, वो सब भी फंक्शन के लोअर बाउंड्स होंगे। तो अगर फंक्शन के अपर बाउंड और लोअर बाउंड की एक वैल्यू आपको मिल गई है तो इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स आप निकाल सकते हैं, इससे बड़े सारे नंबर्स अपर बाउंड्स होंगे। और एक वैल्यू अगर लोअर बाउंड की आ गई है तो इससे छोटे सारे नंबर्स लोअर बाउंड्स होंगे। तो यू हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, जो आपके लोअर बाउंड्स हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है वो कहलाता है इन्फिमम या निम्नक। इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB से भी डिनोट किया जाता है और ये कहलाता है उच्चतम निम्न परिबंध। इसी तरीके से लीस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, जो अपर बाउंड्स हैं उनमें से जो सबसे छोटा होगा वो कहलाता है सुप्रीमम या उच्चक। इसको हम LUB से भी डिनोट करते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट है फंक्शन की बाउंडेडनेस, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का। अब आप देखिए एक और थ्योरम जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ बाउंडेडनेस थ्योरम या परिबद्धता प्रमेय। According to boundedness theorem, a continuous function defined in a closed interval AB is bounded and it attains its bounds in the closed interval AB। तो अगर आपका फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल AB में डिफाइंड है, दैट मीन्स इसकी डोमेन अगर क्लोज्ड इंटरवल AB है तो फंक्शन हमेशा बाउंडेड होगा। ये बाउंडेड है तो इसके लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे और फंक्शन अपने बाउंड्स को, दैट मीन्स लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स को A एंड B के बीच में ही कहीं ना कहीं अटेन करेगा। दैट मीन्स कैपिटल M अगर इसका लीस्ट अपर बाउंड है तो A एंड B के बीच में ऐसा नंबर आप निकाल सकते हैं जहाँ पर फंक्शन अपने अपर बाउंड को अटेन करेगा। इसी तरीके से अगर स्मॉल m लोअर बाउंड है तो A एंड B के बीच में हम ऐसा नंबर भी निकाल सकते हैं जहाँ पर फंक्शन अपने लोअर बाउंड को अटेन करे। तो अगर ये समृद्ध अंतराल AB में परिभाषित संतत फलन है f, तो ये हमेशा परिबद्ध होगा और उच्चक एवं निम्नक, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्लोज्ड इंटरवल AB में ही अटेन करेगा। ये है आपकी बाउंडेडनेस थ्योरम। एक और कंसेप्ट जो रोल्स थ्योरम के प्रूफ में यूज़ होगा दैट इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शंस या अवकलनीय फलन।
तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल कहलाता है अगर इसके लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल हों। दैट मीन्स वाम पक्षीय अवकलज अगर दक्षिण पक्षीय अवकलज के बराबर हो तो फंक्शन कहलाएगा अवकलनीय x इज इक्वल टू सी पर। अब लेफ्ट डेरिवेटिव को हम f डैश सी माइनस ज़ीरो से डिनोट करते हैं, राइट डेरिवेटिव को f डैश सी प्लस ज़ीरो से डिनोट किया जाता है। फंक्शन अगर x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव इक्वल होंगे, जहाँ पर ये जो लेफ्ट डेरिवेटिव है दिस इज गिवन बाय लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस ज़ीरो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। क्योंकि x c को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, अगर हम x को c माइनस एच ले लेते हैं और यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये इस लिमिट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो वेयर h इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। x को c माइनस एच से रिप्लेस किया तो न्यूमरेटर हो जाएगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय माइनस एच। इसी तरीके से f डैश c प्लस ज़ीरो दैट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव इज गिवन बाय लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस ज़ीरो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब क्योंकि ये राइट डेरिवेटिव है, x c को राइट से अप्रोच कर रहा है तो x को हम ले सकते हैं c प्लस एच, और इसमें अगर हम x को c प्लस एच से रिप्लेस कर दें तो ये लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो वेयर h इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय h। तो ये आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल होंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू c। अब हम रोल्स थ्योरम देखते हैं। तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आप देखिए, इफ अ फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज सच दैट इट इज़ कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये जो कंडीशन है कंटिन्यूटी की इसे R1 से हम डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है रोल्स थ्योरम की कि फंक्शन कंटिन्यूअस या संतत होना चाहिए समवृत्त अंतराल ए बी में। सेकेंड कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम को R2 से डिनोट किया जाता है और ये कंडीशन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल या अवकलनीय होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, विवृत अंतराल ए बी में आपका फंक्शन अवकलनीय होना चाहिए। और साथ में थर्ड कंडीशन है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो आपके जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स है जिसमें फंक्शन डिफाइंड है, एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम there exists at least one point C in the open interval AB such that f dash C is equal to 0. विवृत अंतराल AB में कम से कम एक बिंदु C ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर f डैश C की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब थ्योरम का प्रूफ हम देखते हैं। थ्योरम की कंडीशन R1 में हमें दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। अभी आपने जो बाउंडेडनेस थ्योरम देखी थी उसको आप अप्लाई करिए। तो अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो वो हमेशा बाउंडेड होता है यूजिंग बाउंडेडनेस थ्योरम, और ये अपने बाउंड्स को ए एंड बी के बीच में ही कहीं ना कहीं अटेन करता है। तो मान लीजिए फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्मॉल m है और फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड कैपिटल M है। तो फंक्शन अपने लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों को a एंड b के बीच में ही कहीं ना कहीं अटेन करेगा। दैट मीन्स a एंड b के बीच में दो पॉइंट्स c एंड d ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, c एंड d बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी ऐसे होंगे सच दैट C पर फंक्शन अपने लीस्ट अपर बाउंड को अटेन करेगा और D पर फंक्शन अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को अटेन करेगा। अब ये कैपिटल M एंड स्मॉल m, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो आपके पास हैं, इनके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं।
या तो ये इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। तो दोनों केसेस को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m। अब फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब f कांस्टेंट फंक्शन हो। दैट मीन्स फंक्शन की सारी वैल्यूज़ बराबर हों, क्योंकि एक वैल्यू अगर छोटी और दूसरी बड़ी हुई तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों डिफरेंट ही होंगे। अगर आपको ये कंडीशन मिल रही है कि कैपिटल M और स्मॉल m बराबर हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो और इसकी सारी वैल्यूज़ बराबर हों। तो इस केस में फंक्शन की सारी वैल्यूज़ कैपिटल M या स्मॉल m ये दोनों इक्वल हैं, इन्हीं के बराबर होंगी। तो fx will be equal to this constant value for all x belonging to closed interval ab। अब आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। तो फंक्शन की वैल्यू अगर कांस्टेंट है f डैश x will be equal to 0 for all x belonging to ab। अब थ्योरम में आप देखिए हमें प्रूव करना था कि ओपन इंटरवल AB में कम से कम एक पॉइंट C ऐसा है जहाँ पर f डैश c की वैल्यू 0 हो। लेकिन यहाँ पर तो हमें मिल गया कि f डैश x इज इक्वल टू 0 है, चाहे आप x a एंड b के बीच का कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए। तो हमें सिर्फ एक ही पॉइंट निकालना था और यहाँ हमें इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल गए a एंड b के बीच के, जिन सब पर f डैश x की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि f डैश c विल बी इक्वल टू 0 where C is any point in the open interval AB। तो ये जो रिजल्ट आपको प्रूव करना था थ्योरम में, ये आपका फर्स्ट केस में प्रूव हो गया। थ्योरम इज प्रूव्ड इन फर्स्ट केस। अब हम अगला केस कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट केस हम देखते हैं व्हेन कैपिटल M इज नॉट इक्वल टू स्मॉल m। अगर फंक्शन के लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों अलग अलग हैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ स्मॉल m और कैपिटल M, स्मॉल m और कैपिटल M दैट मीन्स लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में से कम एक ऐसा होगा विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम FA एंड FB। क्योंकि थ्योरम की कंडीशन में हमें दे रखा है कि FA एंड FB इक्वल है, एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं और ये दोनों अनइक्वल हैं, तो ये पॉसिबल है कि FA एंड FB अगर ये कैपिटल M के बराबर होते हैं तो ये स्मॉल m के बराबर नहीं होंगे, और अगर ये स्मॉल m के बराबर हो भी जाएं तो ये कैपिटल M के बराबर नहीं होंगे। तो कम से कम एक से ये अलग होंगे। दे विल बी FA एंड FB विल बी डिफरेंट फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ स्मॉल m और कैपिटल M। हम मान लेते हैं कि कैपिटल M से ये डिफरेंट है, तो कैपिटल M वॉज इक्वल टू FC, क्योंकि हमने माना था कि C पॉइंट पर फंक्शन अपने लीस्ट अपर बाउंड को अटेन कर रहा है। तो कैपिटल M को क्योंकि हमने FC मान रखा था, हम मान लेते हैं कि दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम FA एंड FB। तो FC क्योंकि नॉट इक्वल टू FA है, इसलिए C इज़ नॉट इक्वल टू A, और इसी तरीके से FC इज़ डिफरेंट फ्रॉम FB, FC इज़ नॉट इक्वल टू FB है, इसलिए C इज़ नॉट इक्वल टू B। अब देखिए हमने देखा था कि फंक्शन अपने लीस्ट अपर बाउंड को C पर अटेन कर रहा है और C पॉइंट था क्लोज्ड इंटरवल AB में। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि C A के बराबर नहीं है और B के बराबर नहीं है। दैट मीन्स क्लोज्ड इंटरवल AB के एंड पॉइंट्स A एंड B के बराबर ये C नहीं है। साथ में C क्लोज्ड इंटरवल AB में होना चाहिए, साथ में एंड पॉइंट्स के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए C शुड बिलोंग टू ओपन इंटरवल AB। तो हमने एंड पॉइंट्स को रिमूव कर दिया क्लोज्ड इंटरवल में से, तो आपके पास ये ओपन इंटरवल विवृत अंतराल AB रह गया है। C अब बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल AB में। अब हम थ्योरम की सेकंड कंडीशन देखते हैं। F दे रखा है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB और C पॉइंट आया है ओपन इंटरवल AB में, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा C पॉइंट पे। अब क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है C पे,
तो सी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे और ये इक्वल वैल्यू को हम एफ डैश सी ले लेते हैं। अब देखिए कैपिटल एम, ये जो एफ सी के बराबर है, ये है आपका सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड होने की वजह से ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी एफ की इन द ओपन इंटरवल ए बी। अब क्योंकि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है सुप्रीमम होने की वजह से, तो एफ सी माइनस एच जो वैल्यू है ये भी लेस देन और इक्वल टू एफ सी होगी क्योंकि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। इसी तरीके से एफ सी प्लस एच आप लेते हैं, दिस विल ऑल्सो बी लेस देन और इक्वल टू एफ सी क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है। तो आप चाहे एफ सी माइनस एच लें या एफ सी प्लस एच लें, बोथ विल बी लेस देन और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू एफ सी। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन आप देखिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी माइनस ज़ीरो इज गिवन बाय दिस लिमिट। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, h ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। अब देखिए क्योंकि एफ सी माइनस एच लेस देन और इक्वल टू एफ सी है, तो ये जो न्यूमरेटर पार्ट है यहाँ पर एफ सी माइनस एच इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ सी, ये छोटा है एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ सी। तो न्यूमरेटर पार्ट इस केस में लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, डिनोमिनेटर माइनस एच है तो ये नेगेटिव है, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अगर नेगेटिव होते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आ जाता है, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरीके से आप राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए एफ डैश सी प्लस ज़ीरो। यहाँ पर आपको एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच मिल रहा है और साथ में एफ सी प्लस एच इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ सी। अब क्योंकि एफ सी प्लस एच इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ सी है, इस केस में न्यूमरेटर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा जबकि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो अगर न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहता है तो ओवरऑल रिजल्ट आपके पास नेगेटिव ही आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है, लेकिन फंक्शन क्योंकि c पर डिफरेंशिएबल था तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तभी हमारा फंक्शन c पर डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का इक्वल होना पॉसिबल तभी हो पाएगा जब एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो हो, क्योंकि एक ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो, दूसरा लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो, तो दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों इक्वल टू ज़ीरो हो। दैट मीन्स एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस में देखिए यहाँ आ चुका था c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। आपको ओपन इंटरवल ए बी में c पॉइंट ऐसा मिल गया है जहाँ पर एफ डैश सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो वी कैन से देयर एग्जिस्ट्स c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यही हमें रोल्स थ्योरम में प्रूव करना था कि a एंड b के बीच में ऐसा पॉइंट c प्रेजेंट है जहाँ पर एफ डैश सी ज़ीरो के बराबर हो। तो थ्योरम इज प्रूव्ड इन दिस केस ऑल्सो। So this completes the proof of Rolle's theorem in both the cases. Rolle's theorem में जो हमने closed interval a b लिया था उसमें राइट हैंड एंड पॉइंट b को अगर हम a प्लस एच के बराबर ले लें तो रोल्स थ्योरम को एक और फॉर्म में स्टेट किया जा सकता है। तो वो किस तरह से होता है आप देखिए। रोल्स थ्योरम को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपका फंक्शन है डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल a प्लस एच, यहाँ b की जगह हमने a प्लस एच ले लिया है, तो फंक्शन अगर इस तरह से है सच दैट फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a प्लस एच में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a प्लस एच में, एंड एंड पॉइंट्स a एंड a प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यूज़ बराबर हैं। तो जो पिछला फॉर्म आपने देखा था
उसमें हम कहते थे कि C पॉइंट एग्जिस्ट करता है बिटवीन द एंड पॉइंट्स A एंड B। अब यहाँ एंड पॉइंट्स A एंड A प्लस H हो गए हैं, तो A को हम कह सकते हैं A प्लस 0H, और ये राइट हैंड एंड पॉइंट है A प्लस 1H। तो A प्लस 0H एंड A प्लस 1H के बीच में जो पॉइंट हम लेंगे वो होगा A प्लस थीटा H, where theta lies between 0 and 1. Theta belongs to the open interval 0, 1. तो हम कह सकते हैं कि there exists a point theta between 0 and 1 such that f dash A plus theta H is equal to 0. तो f dash C is equal to 0 नहीं लिख के हम लिखेंगे f dash A plus theta H is equal to 0, जहाँ यह A plus theta H is a point between A plus 0H and A plus 1H. तो f dash A plus theta H is equal to 0. तो ये आपके रोल्स थ्योरम का सेकंड फॉर्म है। अब हम रोल्स थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ हमें फंक्शन इस तरह से दे रखा है जो कि पोलिनोमियल है, और ये फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल 1, 3 में। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपको एग्जामिन करना है वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। अब वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस चेक करने का मतलब होता है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि रोल्स थ्योरम की जो कंडीशंस R1, R2 एंड R3 थी वो इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। दैट मीन्स क्या फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 1, 3 में कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन ओपन इंटरवल 1, 3 में डिफरेंशिएबल है, और क्या एंड पॉइंट्स 1 एंड 3 पर फंक्शन की वैल्यूज़ बराबर हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम इज़ एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन। और कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम भी आपको चेक करना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, अगर कंडीशंस R1, R2 एंड R3 सेटिस्फाई हो रही हैं, तो क्या 1 एंड 3 के बीच में ऐसा पॉइंट C एग्जिस्ट करता है जहाँ पर f डैश C इज इक्वल टू 0 हो। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चेक करेंगे कि कंडीशंस R1, R2 एंड R3 सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। तो सबसे पहले कंडीशन R1 हम देखते हैं। फंक्शन आपका पोलिनोमियल फॉर्म में है, बहुपद है ये फंक्शन f(x) इज अ पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल सारी रियल वैल्यूज़ पर कंटिन्यूअस होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं पोलिनोमियल्स, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शंस एक्सेट्रा, जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये कंटिन्यूअस होते हैं, उनको हम कंटिन्यूअस अज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन था आपके पास, हम कह सकते हैं कि इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड देयरफॉर इट विल बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 1, 3 ऑल्सो। तो कंडीशन R1 सेटिस्फाई हो रही है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 1, 3। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो फंक्शन क्योंकि पोलिनोमियल है, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। f डैश x इसके डिफरेंशिएशन से आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 11। आप देख सकते हैं कि 1 एंड 3 ये जो ओपन इंटरवल है, इसके बीच में ये जो आपका f डैश x आया है, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। कहीं भी इसकी वैल्यू 1 एंड 3 के बीच में इन्फिनिटी नहीं हो रही है, वैल्यू यूनिक रहेगी। तो वैल्यू एग्जिस्ट्स फाइनाइटली इन द ओपन इंटरवल 1, 3। तो हम कह सकते हैं कि f(x) इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 1, 3। तो सेकंड कंडीशन R2 भी सेटिस्फाई हो रही है। अब कंडीशन R3 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट 1 पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली f1। इसके लिए जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ आप x को 1 सब्सटीट्यूट करिए, तो फंक्शन की वैल्यू f1 0 आ रही है।
इसी तरीके से x को 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और f3 कैलकुलेट करेंगे तो f3 की वैल्यू भी 0 ही आ रही है। तो एंड पॉइंट्स 1 एंड 3 पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है, इसलिए ये कंडीशन R3 भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो रोल्स थ्योरम के अनुसार there should exist C belonging to the open interval 1, 3 such that f dash C is equal to 0। अब देखिए f dash x हमने निकाल रखा है, f dash x को आप 0 के बराबर पुट करिए तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए तो x की 2 वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2 + (1/√3)। अब आप c को 2 + (1/√3) ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही वैल्यूज़ 1 और 3 के बीच में हैं। तो 1 और 3 के बीच में आप c की 2 वैल्यूज़ निकाल पा रहे हैं जहाँ पर f dash c will be equal to 0। तो कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम इज़ ऑल्सो वेरीफाइड, क्योंकि रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो 1 और 3 के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए था जिस पे f dash c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ हमें 2 पॉइंट्स ऐसे मिल गए, 2 + (1/√3) और 2 - (1/√3), जहाँ पर f dash c इज़ इक्वल टू 0 हो रहा है। तो दिस वेरीफाइज रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू cos 1/x, जो कि इंटरवल -1, 1 में डिफाइंड है, और हमें चेक करना है कि इज रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। तो रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए तब एप्लीकेबल होगी अगर रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस R1, R2 एंड R3 ये फंक्शन सेटिस्फाई करे। तो हम फंक्शन के लिए इन तीनों कंडीशंस को चेक करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन R1 से। अगर कंडीशन R1 सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इस क्लोज्ड इंटरवल में। अब इस क्लोज्ड इंटरवल में देखिए -1 और 1 के बीच में एक पॉइंट 0 भी है, तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा अगर x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हों। तो हम राइट हैंड लिमिट निकालने से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड लिमिट इज डिनोटेड बाय f 0 + 0 and it is given by limit h tending to 0 where h is greater than 0, f 0 + h। अब ये f 0 + h यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। f 0 + h will be equal to cos 1/h, जो कि हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रखा है। अब h is tending to 0 तो ये 1/h will tend to infinity। साथ में ये कोसाइन फंक्शन है cos 1/h, तो cos 1/h की वैल्यू चाहे h कुछ भी हो, कोसाइन 1/h की वैल्यू हमेशा -1 एंड +1 के बीच में रहेगी। अब हम जानते हैं कि cos 0 1 के बराबर होता है और cos पाई -1 के बराबर होता है। तो अगर थीटा को हम 0 एंड पाई के बीच में ले लेते हैं तो cos थीटा की वैल्यू हमेशा -1 एंड +1 के बीच में ही रहेगी। तो ये जो 1/h था इसको हम पुट कर रहे हैं cos 2n पाई प्लस थीटा। थीटा 0 एंड पाई के बीच में आप रखेंगे तो cos 2n पाई प्लस थीटा -1 एंड 1 के बीच में रहेगा। अब h टेंडिंग टू 0 है तो when h टेंड्स टू 0 1/h टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपने क्योंकि 1/h को 2n पाई प्लस थीटा लिया है, थीटा तो फाइनाइट क्वांटिटी है बिटवीन 0 एंड पाई, तो इसको अगर इन्फिनिटी पे टेंड करवाना है तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपको लेना पड़ेगा लिमिट में। तो ये लिमिट ली गई है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा।
तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। तो अब आप देखिए कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालते हैं। अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 ले लेते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा इज इक्वल टू पाई लेने पे कॉस थीटा की वैल्यू -1 आएगी। तो दिस वैल्यू इज़ नॉट यूनिक। ये वैल्यू डिपेंड कर रही है कि आप थीटा को क्या लेते हैं। अब लिमिट ऑफ अ फंक्शन हम मानते हैं इफ़ इट एग्जिस्ट्स लिमिट ऑफ अ फंक्शन मस्ट बी यूनिक। हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन का अस्तित्व इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट हैज़ अ यूनिक वैल्यू। और यहाँ पर क्योंकि ये वैल्यू नॉन यूनिक आ रही है राइट हैंड लिमिट की, तो हम कहेंगे कि ये जो राइट हैंड लिमिट है f0 + 0 दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब 0 जो पॉइंट था -1 एंड 1 के बीच का पॉइंट था। तो ये जो आपको क्लोज्ड इंटरवल दे रखा था इसके बीच में 1.0 ऐसा है जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रोल्स थ्योरम की कंडीशन नंबर 1 है R1, इसके हिसाब से फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए पूरे क्लोज्ड इंटरवल में। यहाँ पर 0 पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन since the condition R1 of Rolle's theorem is not satisfied। अब फर्स्ट कंडीशन ही रोल्स थ्योरम के क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो बाकी की कंडीशंस आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ही कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन क्योंकि कंडीशन 1 इज नॉट satisfied। This completes our discussion on Rolle's theorem. Thank you for watching.